नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है। एक्चुअली ये मुद्दा नहीं है, एक भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है कि उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इससे फायदे क्या क्या होने वाले हैं, चर्चा में क्या है, एफडीआई क्या होता है, इन सारे मुद्दों पर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने लेक्चर की। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति यानी एफडीआई में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इसको संशोधित किया जा रहा है और इसके तहत अब 100% हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर सकते हैं अपने अंतरिक्ष स्पेस सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए। जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं भारत की, कौन कौन सी है, जैसे हमने मान लिया अग्निकुल हो गया, आपका एस्ट्रोगेट लैब हो गया, ध्रुव स्पेस हो गया, ब्लू स्काई एनालिटिक्स हो गया, तो ये सारी भारतीय कंपनीज हैं और प्राइवेट भारतीय कंपनी हैं जो अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से रिलेटेड वर्क कर रही हैं। तो ये जो कंपनीज हैं इनको बढ़ावा मिलेगा, इनमें निवेश किया जाएगा, तो ये अदर नए इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, नए नए मिशंस जो हैं उनसे रिलेटेड वर्क करेंगे, तो इससे इन सभी को फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें संशोधन नीति के अंतर्गत अंतरिक्ष के उपग्रह उप क्षेत्र को तीन अलग अलग यहाँ पर 3 डिविजन्स किए गए हैं, 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तीनों के लिए विदेशी निवेश की जो सीमा है वह भी अलग अलग रखी गई है। तो अभी देख लेते हैं कि 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें सीमाओं को अलग अलग रखा गया है। अभी आपको यदि याद हो तो 2-3 दिन पुराना एक न्यूज है कि नासा और जापान, जाक्सा कहते हैं हम दोनों को मिलाकर के, इन्होंने एक लिग्नोसैट नामक अंतरिक्ष उपग्रह जो है वो बनाया है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि यह उपग्रह लकड़ी का बनाया गया है। तो ये पहला लकड़ी का उपग्रह होने वाला है जो नासा और जापान मिलकर के यानी कि जाक्सा मिलकर के डेवलप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस लकड़ी के उपग्रह का? क्योंकि यह लकड़ी का है तो यहाँ पर स्पेस में जो कचरा होता है, जो आप देखते हो कि जितने भी उपग्रह जाते हैं ऊपर वो बहुत सारी धातुओं से बने होते हैं, वो कहीं डिस्ट्रॉय तो होते नहीं है, लेकिन ये जो लकड़ी का उपग्रह है ये जब अंतरिक्ष पर जाएगा और वहां से जब वापस लौट कर आएगा तो नीचे ये जल करके एकदम राख बन जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में जो कचरा मौजूद हो रहा है वहां पर भी कमी आएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयास है, इस प्रकार के जो इनोवेशन हैं वो किए जा रहे हैं। तो वैसे ही भारत में इस तरीके के जो इनोवेशन हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो स्पेस में नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखो स्पेस को लेकर के, साइंस एंड टेक को लेकर के हमारे बजट में भी आप देखोगे कि बढ़ोतरी की जा रही है, इस क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं और इनमें कितने प्रतिशत की मंजूरी प्रदान की जा रही है और कहां पर जाकर के सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी इन प्राइवेट कंपनीज को। देखिए, उपग्रह विनिर्माण और परिचालन, उपग्रह से मिलने वाले आंकड़ों जैसे क्षेत्रों में क्या होगा, स्वचालित मार्ग से आप 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसकी मंजूरी दी है सरकार ने। इससे ऊपर यानी कि 74% से ज्यादा यदि आप प्रत्यक्ष निवेश जो प्राइवेट कंपनीज है, जिनका अभी 3-4 कंपनियों का मैंने नाम बताया, जैसे अग्निकुल हो गया, एस्ट्रोगेट लैब हो गया, ध्रुव स्पेस हो गया, ब्लू स्काई हो गया, तो ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं भारत की जो स्पेस रिलेटेड वर्क करती हैं। अब अगर इनको इस सेक्टर में निर्माण से संबंधित, परिचालन से संबंधित, इनसे यदि वह 74% से ज्यादा पैसा प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई लेती हैं तो उनको सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रक्षेपण वाहनों, संबंधित प्रणालियों एवं उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और उसकी वापसी के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण को लेकर के जो स्वचालित मार्ग हैं वहां से 49% तक की एफडीआई के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इससे अधिक निवेश के लिए आपको अगेन सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उपग्रहों और ग्राउंड एवं उपयोगकर्ता खंड के लिए उपकरणों तथा प्रणालियों एवं उप प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग से कितने 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ उपग्रहों और ग्राउंड एवं उपयोगकर्ता खंड के लिए जो उपकरण मिलने वाले हैं या उपकरण बनाएंगे, जो प्रणालियां विकसित की जाएंगी, उसके तहत 100% एफडीआई दिया जा रहा है। बाकी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो प्रक्षेपण वाहन हो, उससे संबंधित प्रणालियां हो, चाहे पोर्ट बनाना है अंतरिक्ष यान की वापसी के लिए, इन सभी के लिए 49% की मंजूरी है। और वहीं उपग्रह विनिर्माण और परिचालन उपग्रहों के लिए यहाँ पर 74% की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और तीनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग यहाँ पर एफडीआई का परसेंटेज रखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा
जो संशोधित नीति है उसके तहत लाभ क्या मिलने वाले हैं। लाभ क्या मिलेंगे, देखिए सबसे पहले तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी इसरो है वर्क कर रहा है अकेले, अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इनके साथ मिलकर के कार्य कर पाएंगी और उनको भी धन प्राप्त होगा तो वो नए नए इनोवेशन भी कर पाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ नौकरियों का सृजन होगा। जब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या फिर हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो हमें उसके लिए मैनफोर्स भी चाहिए होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हम मैनफोर्स भी इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर विदेशी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है भारत में आकर के यहाँ के स्पेस एजेंसीज में, तो वहां के स्किल्ड वर्कर्स हमारे यहाँ के वर्कर्स को स्किल्ड करेंगे, यानी हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। साथ ही साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को हम अपनाने में हमें मदद मिलेगी, यानी न्यू टेक्नोलॉजीज हम सीखेंगे। इससे आगे कंपनियों को देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, तो जो कंपनियां हैं वो विनिर्माण सुविधाएं भी यहाँ पर स्थापित कर पाएंगी, यानी कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी वो लगा पाएंगी। साथ ही साथ भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किए जाने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में, क्या है, किसको कहते हैं बेसिकली और क्या होता है। देखिए, किसी एक देश के, यानी कि मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, व्यक्ति या कंपनी द्वारा, अब इंडिया की कंपनी मैंने मान ली टाटा, ठीक है, टाटा को मान लिया, इसके बाद किसी दूसरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों, अब टाटा इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर, अमेरिका में कर रहा है, सिंगापुर में कर रहा है टाटा। ठीक है, कंपनी है हमारे भारत की है, टीसीएस हम जानते हैं। अब वो किसी और कंट्री में निवेश कर रहा है, किसी और कंट्री की जो कंपनी है वहां पर, मान लीजिए कि अमेरिका में कोई कंपनी स्थापित है, ठीक है, वहां पर टाटा इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट करके वहां के लोगों को स्किल्ड कर रहा है, रोजगार प्रदान कर रहा है, ये सारी चीजें वहां पर होंगी। तो हम जो अब उस कंट्री को प्रदान कर रहे हैं दैट इज एफडीआई। और एफडीआई में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पर कोई ऋण वर्ण नहीं लगता है, यानी कि आपको ब्याज नहीं देना है यहाँ पर, ना ही ये एज अ ऋण पैसा दिया जाता है। वहां पर उस कंपनी का जो स्टेक है 10% 20% वहां पर उसको मिल जाता है। यहाँ पर ये बात होती है आपकी प्रत्यक्ष निवेश में। देखिए, इस निवेश के तहत मात्रा कंपनी की कुल हिस्सेदारी में 10% से अधिक हो जाती है, यानी जो भी निवेश करेगा उस कंपनी में उसका परसेंटेज हो जाएगा उस कंपनी में। मान लीजिए किसी अमेरिकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया अग्निकुल में, जो भारत की प्राइवेट कंपनी है, तो 10% से ज्यादा जो उसके शेयर्स हैं वो उस कंपनी के पास हो जाएंगे, उतना वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगी, ये बात होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रत्यक्ष निवेश कह देते हैं। यह किसी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गैर ऋण मौद्रिक स्रोत है, यानी कि यहाँ पर ये ऋण के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, इसके तहत लिया क्या जा रहा है, परसेंटेज, हिस्सेदारी ली जा रही है उस कंपनी की। ठीक है, एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियां सीधे तौर पर दूसरे देश में रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये निवेश के साथ साथ ज्ञान, कौशल और तकनीकी भी लाती है। मैंने बोला कि लेबर्स को स्किल करेंगे, उनके पास अगर स्किल लेबर है तो वो इंडिया भेजेंगे, इंडिया के लेबर्स को वो स्किल करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्किल लेबर की मात्रा बढ़ेगी, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, तो ये सारे हमारे लिए लाभ है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। किसी दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना कर सकता है, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का विलय अथवा अधिग्रहण हो सकता है, और साथ ही साथ किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी हो सकती है, या फिर वो क्या करे, उसकी यूनिट ओपन कर दे, आप मर्जर कर दे उस कंपनी के साथ आकर के, या फिर उसमें हिस्सेदारी ले ले, या फिर विलय हो जाए, तो इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वचालित मार्ग। तो इसको कहते हैं ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र होते हैं जिनमें निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और जब देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सरकारी मार्ग, यहाँ पर सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यानी कि पहले आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वचालित मार्ग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सरकारी मार्ग, यही इसका मतलब है। चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूपीएससी 2021 में आपके इस सेक्टर से पूछा गया था, एफडीआई से पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें, या फिर अनिवासी बाहरी जमा, उपयुक्त में से किसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। ठीक है, तो ये सभी
जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। आंसर मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में आप लोग डेली दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।